Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Am I audible to everyone? Kindly tell me so I can start my lecture. Yes, ma'am. All right. So आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट के बारे में विच इज बीइंग इग्नोर्ड इन आवर कंट्री, और मे बी उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी काफी ज्यादा उसे इग्नोर किया जा रहा है या ठीक से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उसके पस मंजर पे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक जो है, जितने भी जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, डेफिनेटली वो तमाम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। और अगर वो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमारे पास मौजूद हैं वो तमाम उन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान के लिए हैं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी भी कबीले से ताल्लुक रखते हो या फिर किसी भी फिक्के से ताल्लुक रखते हो। लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो उनका हक है, वो उनका राइट है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर वो कोई क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करते हैं, कोई भी ऐसा जुर्म करते हैं जो कि प्रोहिबिटेड है हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक, तो उसकी पनिशमेंट्स भी तमाम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को वैसे ही दी जाएंगी जिस तरीके से वो कानून बनाया गया है। बेसिकली कानून बनाने का मकसद हर इंसान को बाउंड करना है ताकि किसी के राइट्स मजरू ना हो सके। कानून बनाने का मकसद दूसरों के राइट्स को सेव करना और उन्हें सिक्योर करना होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा, क्या अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है? क्या अब ठीक है? मैम थोड़ा Am I सा audible to everyone now? स्पीड है और जी वैसे जी मैम ठीक है। थोड़ा जी मैम ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम क्या भी ये है और आवाज कट रही है? वीडियो ठीक है, तो सिग्नल प्रॉब्लम होंगे। अब ठीक है? अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। Am I audible to everyone now? Is it okay now? Hold on. यस मैम ओके ओके मैम आवाज आ रही है ठीक। यस मैम सही है ओके। बता रही थी कि जितने भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो तमाम पाकिस्तानी सिटीजन जो है अपना राइट रखते हैं हर एक चीज का। वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो राइट्स मौजूद है, फंडामेंटल राइट्स, वो सेम राइट्स ही वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, लोग फिरके से ताल्लुक रखते हो और किसी भी कबीले से ताल्लुक रखते हो, वो तमाम लोग जो है वो हकदार हैं उन तमाम राइट्स के। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रिलीजन से हैं। आज का जो हमारा एक्ट है वो माइनॉरिटीज एक्ट भी कहलाता है क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो शादी करते हैं, वो शादी करते हैं तो उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं कानून में, और अगर वो सेपरेशन लेते हैं, क्योंकि हिंदू जो मजहब है उसमें कभी भी तलाक का जो वर्ड है वो यूज नहीं किया गया, वहां पे सिर्फ सेपरेशन का वर्ड यूज किया गया है। और अगर वो थ्रू द कोर्ट्स ली जाती है तो हम उसे जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस एक्ट पर। ये एक्ट 2016 में फरवरी में जो है सिंध असेंबली ने पास किया था। इस एक्ट को मैं पहले बता दूं कि ये एक्ट जो है हमारे पास ना हिंदू मैरिज एक्ट 2018 है। पहले ये 2016 था क्योंकि फरवरी 2016 में इसे पास किया गया था, लेकिन फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई। वो अमेंडमेंट्स जो की गई उसके बाद 2018 में वो अमेंडमेंट्स हुई, और उस अमेंडमेंट में जो हमारे पास नाम मौजूद है उस अमेंडमेंट को प्रपोज करने के लिए, वो हमारे पास जो असेंबली के जो मेंबर थे वो नंद कुमार गोकलानी थे। उस टाइम पर जब ये अमेंडमेंट्स हुई तो 3 चीजों को लेकर इस एक्ट को अमेंड किया गया। नंबर 1 डिवोर्स यानी कि जुडिशियल सेपरेशन। नंबर 2 रीमैरिज यानी कि दोबारा शादी, जो डिवोर्स्ड हो जाते हैं या किसी का जो है वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो जो खवातीन हैं जो उनकी विडो कहलाती हैं, क्या वो दोबारा शादी कर सकती हैं या नहीं, या जो हजरात हैं वो दोबारा शादी कर सकते हैं या नहीं, इस चीज को
अमेंड किया गया था 2018 में इस एक्ट को लेकर। तीसरी जो चीज थी वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर वुमेन और किड्स के हवाले से थी कि अगर डिवोर्स हो जाती है, जुडिशियल सेपरेशन हो जाती है, तो औरत के मेंटेनेंस या किड्स के मेंटेनेंस को लेकर क्या सिक्योरिटीज होनी चाहिए इस एक्ट में। 2018 में जब ये अमेंडमेंट्स हुई तो इस एक्ट को, क्योंकि ये प्रोविंस टू प्रोविंस है, इसलिए ये सिंध हिंदू मैरिज एक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट 2016 में जो आया था, जब ये इसको अमेंड किया गया 2018 में, तो ये एक्ट अभी जो हमारे पास मौजूद है वो सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2018 का हमारे पास फिलहाल मौजूद है। और इस एक्ट में ये एक्ट जो है, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि जो एक्सटेंड करता है वो सिर्फ सूबा सिंध के लिए होता है। जो पंजाब के लिए एक्ट है वो मार्च 2017 में उसका बिल पास हुआ था और वो 17 में ही इनफोर्स हो गया था। और पंजाब में जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो 2017 चल रहा है, और वो सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं है बल्कि बलूचिस्तान, केपी के और तमाम पंजाब को जो है वो कवर करता है। तो वो एक्ट एक अलग एक्ट है, और जो सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2018 हमारे पास मौजूद है, ये सिर्फ सिंध के लिए। देखिए, जो हमारे हिंदू बिरादरी है वो सेकंड बड़ी अकलियतों में शुमार होती है। मुसलमानों के बाद जो है सबसे बड़ी अकलियत जो है वो डेफिनेटली हिंदुओं की है, और उनकी सबसे ज्यादा अक्सरियत जो है हमारे सिंध में मौजूद है। सबसे ज्यादा जो हिंदू भाई बहन है हमारे, वो सिंध में रहते हैं। इस एक्ट के मुताबिक, इस एक्ट के तहत जो मेन मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट को बनाने का, वो ये था कि जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए हिंदुओं को, क्या वो नहीं मिल पा रही। अगर उन्हें जुडिशियल सेपरेशन लेना है तो वो किस तरह से लेंगे, अगर उन्हें शादी करनी है तो वो किस तरह से लेंगे। देखिए, कानून में जब हम कोर्ट में अपेयर होते हैं तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब मुसलमान खवातीन जो है वो खुला के लिए अगर कोर्ट जाती हैं या मेंटेनेंस के लिए कोर्ट जाती हैं, तो सबसे पहले उनसे निकाह नामा मांगा जाता है कि आया आपने उस शख्स से शादी भी की है या नहीं। दैट इज कॉल्ड एन एविडेंस। तो वो एविडेंस जो है हमारे, क्योंकि हिंदू रिचुअल्स जो है वो उनके अलग हैं, उनके कस्टम्स अलग हैं, उनके फेरे होते हैं, उनकी शादियां जो है वो एक दूसरे तरीके से होती हैं। तो उसमें क्या चीज ऐसी है कि आगे उनको प्रॉब्लम ना हो और वो अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवाएं। 2018 में जो पहली इंटरकास्ट मैरिज हिंदू एक्ट के मुताबिक हुई थी वो मीरपुर खास में रजिस्टर्ड हुई थी। डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में इसे रजिस्टर्ड किया गया था। और रेट्रोस्पेक्टिव का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में गिवन है, कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट्स कभी जिस तरीके से नहीं दी जा सकती, क्या इस एक्ट में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा या नहीं। जो लोग इस एक्ट को आने से पहले जिनकी शादियां हो चुकी हैं हिंदुइज्म में, वो लोग भी बाउंड हैं कि इस एक्ट के तहत अपनी शादियों को रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि उन्हें आगे फ्यूचर में या कानूनी जो, अगर वो कानून का सहारा लेना चाहते हैं, जुडिशियल सेपरेशन लेना चाहते हैं, खवातीन मेंटेनेंस चाहती हैं, बच्चों की मेंटेनेंस चाहती हैं, उस हवाले से उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस एक्ट के तहत जो है डॉक्यूमेंट, जो सर्टिफिकेट कहलाएगा, मैरिज सर्टिफिकेट के नाम से ये सर्टिफिकेट कहलाएगा, और इसका रजिस्टर्ड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होगी? ये यूनियन काउंसिल में होगी। जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस तहसील में जो है हिंदू रिचुअल्स के मुताबिक उनकी जो सेरेमनीज है, जहाँ पे जो पंडित है या उनके महाराज है जो वो शादी सोलमनाइज करवाएंगे, वहां पे इस कानून के तहत 2 विटनेस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जो रजिस्टर्ड करेंगे वो यूनियन काउंसिल, म्युनिसिपल कमेटी या वार्ड्स, उसी तहसील के, उसी डिस्ट्रिक्ट के जहां पर वो शादी सर अंजाम पाई जा रही है, वहां पर वो इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। साथ ही इसकी रजिस्ट्रेशन जो है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी है कि किस तरीके से मैरिज सर्टिफिकेट दिखता है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये आप ग्रुप्स में से देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो है उसके अंदर नेम्स आते हैं आपके ग्रूम के, यानी जो दूल्हा है उसका नेम आएगा, साथ ही उसके CNIC आएगी, और साथ ही उसकी एज भी लिखी जाएगी। देन उसके फादर, उसकी मदर का भी नाम लिखा जाएगा और CNIC नंबर भी लिखा जाएगा। सेम वहां पर ये चीज भी लिखी जाएगी कि क्या वो पहले से शादीशुदा है, विडो है, या फिर वो सिंगल है। इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाएगा। और फिर एक उसमें ऑप्शन और है जिसको फिल करना बहुत जरूरी है, इस तमाम फॉर्म को फिल करना। उस ऑप्शन के मुताबिक आप
कितने लोग उस पर डिपेंड करते हैं। जो इंसान अपना घर चला रहा है, जो इंसान जो है शादी कर रहा है, तो उस पर कितने लोग डिपेंड करते हैं, वो नंबर्स भी वहां पर लिखे जाएंगे। उसके बाद सेम दुल्हन की भी जो है वो सेम ही इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको भी फिलअप करना है, उसकी एज, उसकी CNIC, उसके मदर, उसके फादर, साथ ही उसको एज के साथ साथ जो दो विटनेसेस हैं, अगर महाराज हैं या पंडित हैं, जो भी उनके विटनेस, उनके भी सिग्नेचर होना जरूरी है। और साथ ही जो दो विटनेस हैं जिनके सामने ये शादी सर अंजाम पाई गई है, हुई है, जो सोलमेनाइज हुई है शादी, उनके भी जो है सिग्नेचर और उनके CNIC नंबर्स जो हैं वो जरूरी हैं, वो वहां पे लिखे जाएंगे। वो फॉर्म मैं शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप लोग ग्रुप्स में ऐड है व्हाट्सएप में, तो आप जाके उस फॉर्म को चेक कर सकते हैं, फुल फॉर्म वहां पर मौजूद है। इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 4 और सेक्शन बहुत 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 4 में ये बताया जा रहा है कि हिंदू जो है वो शादी कब कर सकते हैं। पहला पॉइंट उसका ये है कि जो भी हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, अगर वो शादी करना चाहते हैं, हिंदू मेल और फीमेल, तो उनकी एज को लेकर डिस्कस किया गया है कि काइंडली उनकी एज जो है वो 18 होनी चाहिए, 18 इयर्स या फिर उससे अबव। अगर उससे छोटे बच्चे यानी 16 साल, 15 साल या 17 साल की शादी होती है तो वो वॉइड मानी जाएगी, उस शादी को जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। तो शादी के लिए जो दोनों की उम्र बताई गई है इस एक्ट में, वो 18 साल या उससे ज्यादा की बताई गई है। नंबर 2, फ्री कंसर्न होना चाहिए दोनों पार्टीज का, ना ही दुल्हन के साथ जबरदस्ती हो, ना ही दूल्हे के साथ, यानी लड़का और लड़की का फ्री कंसर्न होना चाहिए। जबरदस्ती की शादी भी यहाँ पे नल एंड वॉइड करार दी जाएगी। जहां पे कंसर्न नहीं होगा वहां पे इस शादी को नहीं माना जाएगा। नंबर 3, अगर एक हस्बैंड की ऑलरेडी एक वाइफ है, यानी एक मेल हिंदू जिसकी ऑलरेडी एक वाइफ है और वो सेकंड शादी करता है, तो उसके लिए भी ये शादी अलाउ नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन यहाँ पर एक चीज, एक हम जिसे कहते हैं कि हमें एक पॉइंट दिया गया है, वो पॉइंट ये दिया गया है कि अगर उसकी वाइफ, जो उसकी पहली वाइफ है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या उससे कोई मेडिकल इश्यूज हैं, देन ये जो पॉइंट, ये जो सेक्शन है, सेक्शन 4 का जो सब पॉइंट 4 है, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, देन वो शादी कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि हिंदू मजहब में एक बीवी नहीं, कई बीवियां रख सकते हैं, लेकिन हिंदू कानून जो वहां पर है, जो इंडियन एक्ट है, जो हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, वो 1955 इंडिया में चल रहा है। उसके थोड़े से सेक्शंस भी जो हैं यहाँ पर लिए गए हैं ताकि उनके मजहब के हिसाब से यहाँ पर बात हो सके इस एक्ट को, और सिक्योरिटी जो है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ उन्हें मिल सके। तो 1955 का अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको PDF में भी मिल जाएगा, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि उनकी शादी जो है सॉल्मनाइज करवाने के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडियन कानून के मुताबिक है। अगर यहाँ पर उसकी वाइफ है और वो मैंने आपको बताया कि क्या पॉइंट होना चाहिए कि अगर उसकी वाइफ माँ नहीं बन सकती है, कोई मेडिकल इशू है, देन वो शादी दूसरी कर सकता है। चौथा हमारे पास है कि उसमें दो विटनेस का होना बेइंतहा जरूरी है, जो कि आई विटनेस हो, जिन्होंने देखा हो ये शादी होते हुए, क्योंकि मुसलमानों में एक निकाह नामा होता है कि निकाह नामा में हम जो है वो पेश करते हैं कोर्ट्स में, और उस निकाह नामा ही हमारे लिए वो एविडेंस होता है कि एक मुस्लिम मेल और एक मुस्लिम फीमेल ने शादी की है। उसमें भी विटनेसेस मौजूद होते हैं और उस निकाह नामे को भी इसी तरीके से नेम के साथ, वल्दियत के साथ, हक महर के साथ फिलअप किया जाता है और अभी रजिस्टर्ड होता है। है उसकी कम से कम 4 कॉपीज होना जरूरी है, जो आप एक कंसर्न ऑफिसर यानी कि यूनियन काउंसिल को देते हैं। जब वो सेटिस्फाई होता है और वो हर चीज देख लेता है कि इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, देन वो 3 कॉपीज आपको रिटर्न करता है और एक कॉपी अपने पास रखता है। 3 कॉपीज में से एक कॉपी ग्रूम को जाएगी यानी कि दूल्हे को जाएगी, एक कॉपी दुल्हन को जाएगी, और इसी तरीके से अगर उनके पंडित या महाराज है उनको भी ये कॉपी फराहम कर सकते हैं, और एक कॉपी जो है वो अपने पास रखेंगे। शादी के लिए ये तमाम शर्तें मौजूद हैं सेक्शन 4 में, हिंदू मैरिज एक्ट 2018 में। और अब इसका इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में बात की गई है टर्मिनेशन की,
टर्मिनेशन ऑफ हिंदू मैरिज, जिसे हम जुडिशियल सेपरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इसका एक्ट में जो नेम लिखा है वो जुडिशियल सेपरेशन लिखा है। क्योंकि हिंदुइज्म में तलाक का कोई वर्ड नहीं है, इसलिए उसे सेपरेशन के नाम से जाना जाता है। वो किस तरीके से सेपरेट हो सकते हैं या इस शादी को टर्मिनेट कर सकते हैं, वो हमें सेक्शन 11 क्लियर करता है। सेक्शन 11 का जो पहला पॉइंट है वो हमें बताता है कि अगर हस्बैंड क्रूअल है, बीवी को मारता है, उसके साथ ज्यादती करता है, उसे हरास करता है और किसी भी तरीके से अगर तंग करता है, तो वाइफ के पास इख्तियार है कि वो कोर्ट में जाकर अपनी शादी को टर्मिनेट कर सकती है पिटिशन फाइल करके। कोर्ट्स की बात आई है तो मैं बताऊं कि किस कोर्ट को इख्तियार है कि वो ये मैटर जो है एक्सेप्ट करे। फैमिली कोर्ट एक्ट जो 1964 है उसके तहत ही फैमिली कोर्ट को ही ये इख्तियार हासिल है कि इस तरीके के जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो मैटर्स आते हैं वो वही कोर्ट्स यानी कि हमारी फैमिली कोर्ट्स ही देखेंगी, ज्यूरिसडिक्शन जो इनकी बनेगी वो फैमिली कोर्ट्स की ही बनेगी। नंबर 2 कि अगर 2 साल तक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं या हस्बैंड अपनी वाइफ से सेपरेट रहता है, उससे कोई मुलाकात नहीं करता या उसके साथ नहीं रहता या उसे छोड़कर 2 साल तक के लिए कहीं चला जाता है, इस बेसिस पर भी अगर लेडी चाहे तो अपनी शादी को टर्मिनेट करवा सकती है थ्रू द पिटिशन फाइलिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। उसके बाद अगर कोई भी हिंदू मेल या कोई भी हिंदू फीमेल कन्वर्ट करते हैं किसी और मजहब में और वो हिंदू नहीं रहते, यानी कि अगर एक मेल हस्बैंड है जो हिंदू है, वो अगर कन्वर्ट हो जाता है किसी और मजहब में, तो वाइफ जो है वो टर्मिनेशन फाइल कर सकती है पिटिशन थ्रू द बिफोर द फैमिली कोर्ट और वो अपनी शादी को जो है वो टर्मिनेट कर सकती है। सेम अगर कोई फीमेल हिंदू है और वो कन्वर्ट हो जाती है किसी और मजहब में, तो उसमें हस्बैंड के पास ये इख्तियार होगा कि वो अपनी शादी को डेफिनेटली टर्मिनेट कर सकते हैं। नंबर 3 हो चुका है। नंबर 4 हमारे पास है कि अनसाउंड माइंड या मेंटल डिजीज, किसी भी इंसान को अगर कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो जाए किसी भी किस्म की, और अगर उन्हें लगता है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि कोई एक साइकोपन भी दिखाया जा रहा है, घर में तमाशे हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उस बेसिस पर भी जो है लेडी या मेल या फीमेल दोनों में से यानी कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी जाके शादी को टर्मिनेट कर सकते हैं। 5th हमारे पास मौजूद है कि कोई भी ऐसी डिजीज हो जाती है जिसके साथ रहना मुश्किल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इस डिजीज को यहाँ पे क्लियर भी किया गया है कि HIV या फिर एड्स का अगर मामला आ जाए, तो अगर हस्बैंड को ये बीमारी हो तो वाइफ टर्मिनेट करवा सकती है अपनी मैरिज को, और अगर वाइफ के साथ ऐसी कोई डिजीज हो जाए तो हस्बैंड उसे टर्मिनेट कर सकता है अपनी मैरिज को। 1 साल तक अगर हस्बैंड वाइफ दूर रहते हैं और अपने कॉन्जुगल राइट्स परफॉर्म नहीं करते, कॉन्जुगल राइट्स जो कि हमारे फैमिली कोड एक्ट 1964 में बयान किए गए हैं, जो हक़ ज़ौजियत हमारे इस्लाम में जो बयान किया गया है, सेम यहाँ पे कॉन्जुगल राइट्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अगर 1 साल तक वो अज़वाजी ताल्लुकात में नहीं है तो भी वो कॉन्जुगल राइट्स का भी केस सूट फाइल कर सकते हैं। साथ ही वो इस बेसिस पर भी जो है वो अपनी शादी को टर्मिनेट कर सकते हैं, वो वाइफ करे या फिर हस्बैंड करे। उसके बाद सेकंड मैरिज का ऑप्शन है कि अगर कोई हिंदू मेल सेकंड शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है, और वो लेडी इस बेस पर भी जो अपनी शादी को है वो टर्मिनेट कर सकती है। हमेशा क्या होता है कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है जब ये रजिस्टर्ड होता है और आप कोर्ट में इसे पेश करते हैं और अपने वो विटनेसेस जो उस टाइम पर सॉल्मिनाइजेशन वाले टाइम पर आपकी शादी के मौजूद थे, उनको भी आप पेश करते हैं, तो यही आपका एविडेंस होता है कि आपकी शादी हुई थी। अब टर्मिनेशन ऑफ शादी के लिए जो एविडेंस है कि मुस्लिम्स में खुला के लिए ऐसा कोई एविडेंस नहीं चाहिए, अगर औरत को साथ नहीं रहना, ये क्रुअल्टी है, दूसरी चीजें हैं, मारपीट है, तो वो खुला ले सकती है। तो जो एविडेंस वहां पे चलता है सेम वैसे ही चलेगा, लेकिन एक एक्ट के तहत चलेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसके मुताबिक वो टर्मिनेशन कर सकते हैं अपनी शादी की। उसके बाद 2 साल तक अगर हस्बैंड जानबूझकर नेग्लेक्ट करता है वाइफ को या वाइफ जानबूझकर नेग्लेक्ट करती है हस्बैंड को, तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर जाए, ये पॉइंट भी टर्मिनेशन ऑफ हिंदू मैरिज के लिए है कि वाइफ
या फिर हस्बैंड जाकर इस बेसिस पर जो है अपनी जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं, यानी टर्मिनेशन ऑफ मैरिज हो सकती है। अगर हस्बैंड को सजा हो जाती है, 4 साल की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है या 4 साल से ज्यादा तक की, तो उसमें भी औरत को ये इस कानून के तहत इख्तियार दिया गया है कि अगर वो चाहे तो जुडिशियल सेपरेशन ले सकती है, यानी अपनी मैरिज को टर्मिनेट कर सकती है उस इंसान के साथ। अगर वो नहीं रहना चाहती तो वो ये सूट फाइल करके उसे टर्मिनेट कर सकती है। शादी के लिए जो एज है, अगर अगर ऐसा हुआ एक लड़की की, एक बच्ची की शादी हो जाती है, शादी के टाइम पर ये मैं बात कर रही हूँ हिंदू मैरिज एक्ट के हवाले से, तो अगर शादी होती है उस बच्ची की और वो हिंदू है और उसकी जो एज है वो उस टाइम पर 18 नहीं थी, 18 साल की वो बच्ची नहीं थी, अब वो 18 साल की हो चुकी है और शादी को 1 साल हो गया या 2 साल हो गया है, इस बेस पर भी ये कानून ये कहता है कि वो बच्ची कोर्ट में पेश होकर टर्मिनेशन का जो सूट है वो फाइल कर सकती है, यानी जुडिशियल सेपरेशन का जो सूट है वो फाइल कर सकती है और वो सेपरेट हो सकती है और जो शादी जो है ये टर्मिनेट कर दी जाएगी। क्योंकि सेक्शन 4 के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि अगर लड़की या लड़का 18 साल के नहीं है और उनकी शादी हो जाती है तो इससे जो है वो शादी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर जो उनकी एज है वो 18 नहीं थी। इसलिए इस बेस पर भी आप ये टर्मिनेशन जो है वो फाइल कर सकती हैं। साथ ही मैंने आपको इंडिया का बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वहां पर चल रहा है। डेफिनेटली उनके अपने डिफरेंट सेक्शंस हैं और डिफरेंट सेक्शंस के मुताबिक उनकी डिफरेंट सजाएं मौजूद हैं कि अगर हस्बैंड एक वाइफ के होते हुए दूसरी शादी करता है या उनके उसके साथ क्रुएल्टी करता है तो सेम वहां पर सजाएं भी मौजूद हैं। और यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हम पाकिस्तान के कानून के तहत चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो रिलीजन है हिंदुइज्म उसको भी बताया गया है, यहाँ पर सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि शादी जो है तमाम वैसी ही होगी जैसे हिंदू रिचुअल्स होते हैं, उनकी अपने कस्टम्स होते हैं, उनकी अपनी सेरेमनी जिस तरीके से होती है उसी के तहत की जाएगी। और ये हिंदू मैरिज का कॉन्सेप्ट है और ये हिंदू मैरिज एक्ट है और हिंदुओं के ही बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उस शादी को उस तरीके से ही किया जाएगा जैसे उनके कस्टम्स उन्हें बताते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि मैंने आपको अमेंडमेंट का भी बताया, इस शादी का भी बताया कि किस तरीके से होगी, और आपको यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि जो रजिस्ट्रेशन है वो यूनियन काउंसिल में, जिस डिस्ट्रिक्ट में शादी हुई है वहां के यूनियन काउंसिल में जो है शादी होगी। 4 कॉपीज चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए और रजिस्टर्ड जो है आप सर्टिफिकेट वहां से अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो है रजिस्टर्ड हासिल कर सकते हैं, ताकि वहां पे ज्यादा आपको जब आप कोर्ट में जो है आप जाएंगे अपने मेंटेनेंस के लिए या अपने बच्चों के मेंटेनेंस के लिए, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। दूसरा एक बात कि रजिस्ट्रार अगर ये फील करता है रजिस्ट्रार कि आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्टर्ड या आपकी शादी के वक्त आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी है तो उसकी सजा भी इस एक्ट में मौजूद है हमारे पास कि तकरीबन 3 महीने की सजा जो है उसको, अगर वो मेल फ्रॉड करता है और अपनी इंफॉर्मेशन फॉल्स देता है मैरिज को, अपनी सर्टिफाइड मैरिज सर्टिफिकेट के लिए या अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो गलत या फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसे 1,000 रुपए की फाइन और 3 महीने की जो है वो जेल होगी। और साथ ही जो है इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर इस कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट हो जाता है तो वो सेम इस एक्ट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो सेम सीआरपीसी जो है उस पर अप्लाई होगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी इंसान अगर कोई जुर्म करता है पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ही उसे सजा दी जाएगी। सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है जो पाकिस्तान पीनल कोड पर अप्लाई किया जाएगा सेम वही प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ भी इसको क्लियर किया गया है कि अगर इस एक्ट के तहत कोई भी ऐसी चीज होती है, आप फ्रॉड करते हैं या फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं और रजिस्ट्रार को ये अंदाजा हो जाए वो सेटिस्फाइड ना हो तो कोर्ट भी आपको 3 महीने की सजा दे सकती है। साथ ही अगर कोई दूसरी शादी कर रहा है अपनी पहली बीवी के होते हुए तो उस पर भी तकरीबन जो है आपको 6 महीने की सजा हो सकती है। लेकिन अगर वहां पे दूसरी शादी का आपका रीजन है कि आपके बच्चे नहीं है तो फिर ये सेक्शन उस पर एप्लीकेबल नहीं होता।
कोर्ट्स में अगर आप जाते हैं और रेस्पोंडेंट अगर वाइफ है तो वहां पर आप जो वाइफ के लिए जो मौजूद है एक चीज इस एक्ट में वो ये मौजूद है कि वहां पे वाइफ जो है वो अपोज कर सकती है कि अगर हस्बैंड से उसे टर्मिनेशन हो गई इस मैरिज की, यानी कि डिवोर्स हो गई, अगर सेपरेशन हो गई, तो वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कमजोर हो जाएगी, क्योंकि वो डिपेंड करती है अपने हस्बैंड पर। अगर वो अपोज करती है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट और कोर्ट को ये बताती है और कोर्ट सेटिस्फाई होती है, तो कोर्ट जो है जो लेडी का जो मेंटेनेंस है और उसकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो उसको फराहम करेगी। और अगर बच्चे हैं ड्यूरिंग द टर्मिनेशन ऑफ दिस मैरिज, तो उस बच्चों की जो सिक्योरिटी है, जो वेलफेयर है, उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो हमारी कोर्ट्स लेती हैं इस एक्ट के तहत। यानी कि शादी, डिवोर्स, वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन या मेंटेनेंस हो या सिक्योरिटी हो वाइफ की या कपल्स की, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में साफ साफ बताया गया है इस एक्ट में कि कपल्स के हवाले से ही हर चीज मौजूद है, स्पेशली आफ्टर द डिवोर्स। के वाइफ को जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेंटेनेंस का होता है या बच्चों की मेंटेनेंस का होता है, वो डिपेंड करती हैं, या अगर वो सरवाइव करना चाहती है दुनिया में या उनके पास जॉब कर भी रही है तो भी जिम्मेदारी जो है घर चलाने की या बच्चे पालने की वो हस्बैंड पर है। और अगर वो जॉब नहीं कर रही है, अगर हम विलेज में जाते हैं, गांव गोट के एरियाज में जाते हैं जहाँ पे औरतें मर्दों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए स्पेशली ये सिक्योरिटी है कि वहां पे कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस फराम करेगी उस लेडी को भी, और अगर उसके बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी। तो ये सिक्योरिटी फाइनेंशियली भी होगी और वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन को भी मद्देनजर रखा जाएगा, जैसे कि हमेशा हमारी कोर्ट जो है वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन को देखती हैं, वेलफेयर ऑफ माइनर्स को जिस तरीके से देखती हैं फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत भी। हम गार्जियन या वार्ड्स एक्ट को अगर बात करें, बच्चों के हवाले से उनकी कस्टडी की बात हो या उनके मेंटेनेंस की बात हो, तो वहां पे कोर्ट्स हमेशा जो है वो मेंटेनेंस का ख्याल रखती हैं, लेडी की भी और बच्चों की भी। सेम इस एक्ट में हिंदू मैरिज एक्ट 2018 के तहत भी सेम वही सारे प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे ताकि उस लेडी को प्रॉब्लम ना हो। जो लोग शादी पहले कर चुके हैं लेकिन उनकी मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुई है, क्योंकि ये एक्ट हमारे पास काफी लेट आया। देखिए, बड़े सगीर के बाद जब हमारा पाकिस्तान जो है वो बना और आजादी मिली, उसके बाद से लेकर अब तक फंडामेंटल राइट्स तो सारे बने, जो कानून था वो सब बना, लेकिन जो इस तरीके के जो एक्ट्स थे कि लाइक के हिंदू मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो जरूरी था। हिंदू जो है वो अपनी सिक्योरिटी कैसे देखें लेडीज, या कोर्ट्स में जाकर अपनी जो है वो डिफेंस कैसे कर सकती हैं, उसके लिए भी। इसके अलावा जो है जो जैसे कि हमारा निकाह नामा रजिस्टर्ड होता है, हमारी शादी रजिस्टर्ड होती है, सेम इसी तरीके से हिंदुओं की जो है वो मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए ताकि उन्हें सिक्योरिटी फराहम हो, क्योंकि वो भी हमारे जो है इस मुल्क का हिस्सा है और वो भी पाकिस्तानी ही कहलाएंगे, क्योंकि जितनी भी हिंदू बरादरी है वो सबसे ज्यादा जो अक्सरियत है वो पाई जाती है सिंध में। अब बात करेंगे कि जो पंजाब का जो एक्ट है, जो हिंदू मैरिज एक्ट 2017, जो पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद में जो है अप्लाई होता है, उसके तहत कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे जो सिंध जो प्रोविंस में 2018 एक्ट है वो सिर्फ प्रोविंशियली सिर्फ सिंध पे अप्लाई हो रहा है, तो 2017 एक्ट है उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा हम ये जानेंगे। देखिए, जो वहां का जो एक्ट है क्योंकि प्रोविंस के हवाले से है, प्रोविंशियल असेंबली ने जो है वो पास किया था, वहां पे सेनेट ने पास किया था, उन तमाम जो सेक्शंस हैं तकरीबन वहां पे 53 सेक्शंस है। और हमारे इस एक्ट में जो सिंध मुस्लिम सॉरी बार बार मुस्लिम कह रही हूँ, जो हमारा सिंध हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत जो है इसमें जो सेक्शंस बताए गए हैं वो 27 सेक्शंस हमें बताए गए हैं। वहां पे जो 2017 का जो एक्ट है जो पंजाब के हवाले से है, 2017 का जो एक्ट है वो हमें बताता है तमाम पनिशमेंट्स को लेकर, उसे काफी क्लियरली बताया गया है, काफी ज्यादा उसे डिस्कस किया गया है, क्योंकि डेफिनेटली आपके तमाम सूबों पे सिवाय सिंध के तमाम सूबों पे वो अप्लाई हो रहा है, तो वहां भी सेम यही चीजें बताई गई हैं जो मैंने आपको हमारे एक्ट में बताई हैं। जो सजा के मुताबिक है, सेम प्रोसीजर सीआरपीसी का वहां पे भी अप्लाई होगा और जो सजा होगी वो पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ही होगी। और वहां पे भी अगर सेकंड शादी अगर बंदे कोई भी
मेल हिंदू करता है और उसकी ऑलरेडी वाइफ मौजूद है, तो उसे भी 3 महीने की जो है वो सजा होगी और 1000 जो है उसे फाइन होगा। साथ भी दे सकते हैं, ये कोर्ट की अपनी मर्जी है कि या तो वो उन्हें सजा दे या फिर फाइन दे। लेकिन अगर ये इस एक्ट में जो हमारे पास मौजूद है 2018 की, अगर वहां पर जो हिंदू मेल है अगर वो शादी वाइफ के होते भी कर रहा है तो उसकी वजह बताना जरूरी है, जो वजह मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी वजूहात है जिस पर वो दूसरी शादी कर सकते हैं। एक वाइफ के रखते हुए अगर वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनके बच्चे नहीं है और फिर दूसरी शादी कर रहे हैं, तो फिर ये पॉइंट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो शादी कर सकता है। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कुछ शादी कर रहा है, तो वाइफ के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी मैरिज को टर्मिनेट कर सकती है। वहां के एक्ट में जो 2017 का एक्ट है, जो कि तमाम हमारे सूबों पर अप्लाई होता है सिवाय सिंध के, उसमें भी यही चीज को क्लियर किया गया है और उसमें भी यही चीज बताई गई है। सेम चीजें जो हमारे सेक्शन 4 में हमें बताया गया है कि शादी के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि जो हिंदू मेल और फीमेल है उनकी एज जो है 18 होनी चाहिए, वही उस एक्ट 2017 में बताया गया है और वही हमारे सिंध एक्ट में जो 2018 है उसमें भी सेम यही शर्तें रखी गई हैं। देन उसमें ये रखा गया है कि अगर जो दो विटनेस हैं वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है एट द टाइम ऑफ सॉल्मनाइजेशन ऑफ मैरिज, और सेम जो है अगर वो टर्मिनेशन ऑफ मैरिज की बात आती है तो भी वहां पे उन विटनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रजिस्ट्रेशन दोनों एक्ट्स में बताई गई है कि मैंडेटरी है। अगर वो सिंध में शादी होती है और वो सिंध का डेफिनेटली, फिर सिंध हमारा ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है 2018 अप्लाई होगा, तो इसके तहत जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी। और अगर ये कहीं और या लाइक पंजाब वगैरह में शादी होती है या इस्लामाबाद में होती है, खैबर पख्तूनख्वा में होती है, बलूचिस्तान में होती है, तो वहां पर भी इसको रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोई नहीं होता। अगर आपकी शादी इस एक्ट को आने से पहले हुई थी, ये मैं हिंदू बहन भाइयों से बात कर रही हूँ कि अगर आपकी शादी ये एक्ट आने से पहले हो चुकी है, डेफिनेटली शादियां तो हो रही हैं, लेकिन अब ये एक्ट आ चुका है तो इसके तहत आप अपनी शादियों को लाजमी रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि ये आपको सिक्योरिटी फराहम करेगा, आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। तो वो लोग भी जिनकी शादियां पहले हो चुकी है वो भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। आपके कोई पंडित है, आपके कोई महाराज है एट द टाइम ऑफ जो आपकी शादी जब जिन्होंने करवाई आपके अपने ही कस्टम्स अपने रिचुअल्स के साथ, उनके भी जो है इस मैरिज सर्टिफिकेट पे जो आपका जो सिग्नेचर है उनके, ख्वाह वो पंडित हो या महाराज हो, दोनों की जो है वो सिग्नेचर, जो भी शादी करवा रहे हैं ज्यादातर पंडित करवाते हैं, तो वहां पर जो है उनके सिग्नेचर भी लाजमी होने चाहिए। 2017 के एक्ट में भी यही है और 2018 हमारे सिंध के एक्ट में भी यही मौजूद है। जितने भी पॉइंट्स हैं ये सेम 2017 और 2018 दोनों में सेम पॉइंट्स है शादी के लिए, और सेम पॉइंट्स है वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए, और सेम पॉइंट्स हैं जैसे कि हमारा सेक्शन 11 सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2018 बात करता है, सेम ऐसे ही वो हिंदू मैरिज एक्ट 2017 भी यही बात करता है कि जो टर्मिनेशन होगी शादी की उनके लिए क्या क्या चीजें हैं। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो तमाम पॉइंट्स, अगर 18 साल से कम उम्र की बच्ची या बच्चे की शादी कर दी गई थी और अब वो बच्ची या बच्चा 18 साल का हो चुका है, तो उसे इख्तियार दिया जाता है कि अब वो आकर अपनी मैरिज को, अगर वो साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, तो वो टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा शादी के टाइम पर जो आपके विटनेस है, क्योंकि आपके रिलेटिव्स तो मौजूद होते हैं मगर निकाह में भी जैसे हमारे विटनेस होते हैं वैसे ही यहाँ पे विटनेस भी होना जरूरी है, और फिर इसे रजिस्टर्ड करवा के आप अपने मेंटेनेंस वगैरह ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या हिंदू में अगर डिवोर्स हो जाए या टर्मिनेशन हो जाए तो क्या वो लोग दूसरी शादी कर सकती हैं उनकी खवातीन। अक्सर मूवीज में हम देखते हैं कि जो विडोज होती हैं उनको ये दिखाया जाता है कि वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, लेकिन इस एक्ट के तहत वो 2017 पंजाब का एक्ट हो या हमारे सिंध का एक्ट हो, उस दोनों में ये लिखा गया है कि शादी के अगर आप डिवोर्स हो जाते हैं, लाइक अगर आपकी सेपरेशन हो जाती है, तो उसके 6 महीने के बाद जो है आप जो है वो दूसरी शादी कर सकते हैं। या अगर कोई विडो है तो वो भी दूसरी शादी, लेडी है या मेल हिंदू है उसकी वाइफ चल बसी है, तो वो भी जो है दोबारा शादी कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर दो हस्बैंड और वाइफ जब वहां पे टर्मिनेट अपनी शादी करवा ली,
तो क्या उसके बाद वो दोबारा मतलब रीमैरिज कर सकते हैं? तो इसमें एक्ट में ये जवाब मौजूद है कि जी हाँ, वो दोबारा रीमैरिज भी कर सकते हैं अगर उनकी जुडिशियल सेपरेशन हो चुकी थी और अगर उनकी लाइक टर्मिनेशन हो चुकी थी, लाइक कि उनकी अपील का टाइम भी गुजर जाता है, 6 मंथ्स हो जाते हैं फाइनल डिसीजन में भी, तो भी वो रीमैरिज कर सकते हैं। यानी अपनी टर्मिनेशन के बाद भी वो रीमैरिज कर सकते हैं। ये इसमें एक खास बात बताई गई है और यही अमेंड किया गया था 2018 में, क्योंकि 2016 के एक्ट में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। लेकिन स्पेशली इन कुछ पॉइंट्स को लेकर जो है अमेंडमेंट की गई और नंद कुमार गोकलानी ने जो है ये प्रपोज किया था सिंध असेंबली में जाके, और उसकी जो अमेंडमेंट करवाई थी उन्होंने कि रीमैरिज के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से, लेडी के फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के हवाले से ये तमाम अमेंडमेंट्स वहां पे की गई थी। तो दोबारा कोई भी हिंदू मेल है या फीमेल है, अगर उनकी मैरिज टर्मिनेशन हो जाती है तो भी वो शादी कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। बट ये हिंदुओं के लिए जो मैरिज एक्ट है, जो उनका 1955 का जो एक्ट है, जो कि ब्रिटिश इंडिया ने ही बनाया था, उन्होंने ही प्रपोज किया था, और अब तक वहां पर वही एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है, वही एक्ट चल रहा है। और उसके बाद जो है हमने बहुत ज्यादा लेट ये स्टेप लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने पहले नहीं लिया था तो हमें अभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम हमने पहले नहीं किया तो हमें अभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये एक्ट बना, ये उनकी सिक्योरिटीज के लिए, या आप लोगों की सिक्योरिटीज हैं जो हमारे हिंदू भाई बहन सिंध में मौजूद है उनके लिए, या जो हिंदू भाई बहन हमारे पाकिस्तान में रहते हैं उन पर जो है वो पंजाब साइड या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा या इस्लामाबाद से रिलेटेड है, तो वो लोगों पर जो अप्लाई होगा वो 2017 होगा। सेम चीजें बताई गई हैं, लेकिन जो ज्यादा पनिशमेंट्स हैं वो मौजूद हैं 2017 के एक्ट में। वहां पर ज्यादा पनिशमेंट्स का भी जिक्र है। यहाँ पे इतना ज्यादा पनिशमेंट्स का जिक्र नहीं है, लेकिन जो पनिशमेंट्स बताई गई हैं वो शादी को लेकर बताई गई हैं। क्रूअल्टी पे आप जो है वो टर्मिनेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ क्रूअल्टी होती है, हरासमेंट होती है, तो डेफिनेटली उसके हमारे पास जो है सेक्शंस भी मौजूद हैं पाकिस्तान पीनल कोड में। तो फिर वो आप उसके तहत आप कंप्लेन फाइल कर सकती हैं। जो आपके डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके तहत आप कर सकती हैं। हरासमेंट एक्ट हमारे पास मौजूद है, उसके तहत लेडीज जो है वो केस फाइल कर सकती हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। लेकिन जो मैरिज एक्ट है, क्योंकि ये मैरिज की बात की जा रही है, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट को डिफाइन करता है कि किस तरीके से शादी होगी, किस तरीके से उनकी टर्मिनेशन होगी, और किस तरीके से मेंटेनेंस लिया जाएगा उनका बच्चों का। तो सेम इस एक्ट के तहत ये तमाम चीजें होंगी। और अगर वो कानूनी सहारा लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मैरिज सर्टिफिकेट को रजिस्टर्ड करवाएं, और ये रजिस्टर्ड होगा आप जहाँ पे भी आपकी शादी होती है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो भी तहसील है, जो भी टाउन है, वहां का जो यूनियन काउंसिल है, तो वहां पर ये रजिस्टर्ड होगा। सेम आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द लेक्चर्स में वो मैसेजेस देख नहीं सकी ज्यादातर, तो वो भी मैं देख लेती हूँ। अगर कोई हिंदू कन्वर्ट होता है किसी और मजहब में, वो कोई भी मजहब हो, अगर वो हिंदू कन्वर्ट करता है या करती है, लेडी है, और वो कन्वर्जन कर लेती है, तो भी डेफिनेटली अगर वो मैरिड है तो वो शादी जो है डेफिनेटली टर्मिनेट होगी इस एक्ट के तहत भी। लेकिन अगर जो भी मजहब वो ज्वाइन करती है, उस मजहब के तहत भी अगर वो फॉर एग्जाम्पल मुसलमान होती है एक बंदी, तो डेफिनेटली वो जो शादी है उसकी वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। इस एक्ट में भी यही बयान किया गया है कि अगर हिंदू लड़की कोई भी मजहब इख्तियार करती है, हिंदू जो मेल है वो भी कोई और मजहब इख्तियार करता है, तो डेफिनेटली वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका रिलीजन के बाद जो है उनकी टर्मिनेशन, जो मैरिज लाजमी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे ये कहा गया है, बताया जा रहा है कि ये जो लेक्चर है डेफिनेटली ये हिंदू लॉयर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ये मुस्लिम लॉयर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंडिया में जितने भी हिंदू लॉयर्स हैं वो मुस्लिम एक्ट को भी जानते हैं क्योंकि वहां पे जो कानून है ना वो सबके लिए है, और हमें कानून, हर कानून के बारे में पता होना चाहिए। हम मुस्लिम हैं तो हमारे पास कोई हिंदू फीमेल मेल भी आ सकते हैं, तो हमें उनके तहत चलना है।
अगर कोई हमारे पास क्लाइंट में तो देखें, कोई क्रिश्चियन भी आ सकते हैं, मेरे पास ये हुआ है, मेरे पास क्रिश्चियंस भी आए हैं। जब मैं लाहौर में प्रैक्टिस करती थी तब वहां पे ज्यादातर जो अक्सरियत है वो क्रिश्चियंस की है, तो वहां पे जो है वो क्रिश्चियंस भी मेरे पास आए हैं और वहां पे उनकी टर्मिनेशन, उनकी सेपरेशन भी मैंने कराई है। उनका जो चर्च में डेफिनेटली उनकी शादी होती है, एक आपका एक सेपरेट लेक्चर भी है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगी। आप अपने लेक्चर में देखिएगा जो क्रिश्चियनिटी को लेकर बयान किया जाएगा कि उनकी शादी किस तरीके से होती है और उनकी डिवोर्स किस तरीके से होती है। तो वहां पर ये मैटर देखिए, अगर मुझे पता ही नहीं होता कि किस तरीके से क्रिश्चियंस शादी करते हैं या किस तरीके से उनकी टर्मिनेशन होनी चाहिए, तो बीइंग अ लॉयर मैं उन्हें क्या सजेस्ट करूंगी? क्या मैं अपने क्लाइंट को ये बोलूंगी कि वो जाकर कोई हिंदू लॉयर तलाश करे? नो, दिस इज नॉट अ वे। बीइंग एन एडवोकेट आई मस्ट नो अबाउट एवरी एक्ट। आई नो कि हमारे पास बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसको सबको याद करना एक 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 टफ काम है। आप जिसमें जो प्रैक्टिस करते रहते हैं डेली बेसिस पर, वो तो आपको याद होती रहती है कि एक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो जरूरी होते हैं, तो उसे भी हमें पढ़ना चाहिए, हमें उसकी नॉलेज लेनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसे जो क्लाइंट्स आते हैं जो कि हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं है, तो आपको पता हो कि आप किस एक्ट के तहत उनकी जुडिशियल सेपरेशन कराएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई लेडी क्लाइंट आती है और वो हिंदू है और वो आपसे कहती है कि उसे सेपरेशन चाहिए, उसे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना, तो आप क्या कहेंगे? हम उसे ये तो नहीं कह सकते कि यू शुड फाइंड अ हिंदू लॉयर। बीइंग अ लॉयर हमें पता होना चाहिए कि उसको हमने किस तरीके से डील करना है। तो ये उन साहब का जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, ये उनके उस क्वेश्चन का जवाब है। इसी तरीके से हमें तमाम, जब हमें एक्ट्स पता है, हमें तमाम लॉज का पता होगा, तो ही हम अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। दिस इज नॉट अबाउट द हिंदू लॉयर और द मुस्लिम लॉयर, दिस इज ओनली अबाउट द लॉयर, दिस इज ओनली अबाउट द एडवोकेट। यू आर एन एडवोकेट, you are not a girl, you are not a boy, you are confident. You have to fight your case before the honorable court because you're fighting on behalf of your client. Doesn't matter कि वो किस religion से ताल्लुक रखता है, doesn't matter कि वो किस तरीके से ताल्लुक रखता है। just told you before कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है मगर रिलीजन का जिक्र नहीं है। तो जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हिंदुओं के लिए भी सेम है, वो तमाम जो है क्रिश्चियंस के लिए भी सेम है, वो तमाम फंडामेंटल राइट्स जैन्स, पारसीज, तमाम नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं, जो कि मुस्लिम्स के लिए हैं। वही सेम जो राइट्स हैं वो उनको मिलेंगे। सेम अगर पनिशमेंट्स होती हैं या कोई भी आप कोई भी पिटिशन फाइल करते हैं या आपके साथ गलत होता है, तो सेम वैसी ही चीजें वहां पर। अच्छा, मैरिज, ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने दे दिया है, ये वहां पे शेयर किया है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं तो वहां पर ही मैरिज सर्टिफिकेट आप देखेंगे तो आपको और अंदाजा होगा बहुत अच्छे से कि वहां पे कितने ज्यादा पर्टिकुलर्स हैं और उसको किस तरीके से फिलअप करना है। यहाँ पे मैं दोबारा दूसरे क्वेश्चंस भी देख लेती हूँ ताकि मैं उन्हें आंसर कर सकूं। इसमें टोटल कितने सेक्शन है यहाँ पे जिक्र किया गया है? इसके टोटल जो है, जो 2018 का जो हमारी अमेंडमेंट हुई है, जो एक्ट हमारे पास मौजूद है, उसमें तकरीबन 27 सेक्शंस हैं, जिसमें छोटे छोटे सेक्शंस हैं, जिसमें रूल्स का जिक्र किया गया है, गवर्नमेंट गैजेट्स का जिक्र किया गया है, आपकी यूनियन काउंसिल का जिक्र किया गया है, आपकी जो है आप जो ये मैंने आपको प्रोसीजर्स बताए हैं, ये जो सीआरपीसी है कहाँ पे कब अप्लाई होगा इसका जिक्र किया गया है, रूल्स गवर्नमेंट कैसे बनाती है। और अगर आप जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये जो इसका भी जिक्र किया गया है, ये सब मैंने आपको कंक्लूड करके आपको इजी वे में बता दिए हैं। ये टोटल 27 सेक्शन, इसको मैंने जो है पूरी एक नॉलेज, एक बहुत इजी वर्डिंग्स में बहुत अच्छे से समझाने के लिए बड़े अच्छे से दिया है, उसको कंक्लूड कर दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और कौन सी मैरिज जो है वो वॉइड होगी मैं वो भी बता चुकी हूँ, वॉइडेबल कौन सी होगी वो भी बता चुकी हूँ, कि अगर 18 साल की आप नहीं होते हैं तो वहां पर जो है वो शादी जो है वो वॉइड मानी जाएगी। और अगर 18 साल के आप उस टाइम पे नहीं थे और आपकी शादी जबरदस्ती हो गई, प्री कंसर्न जो है शादी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैरिज जो है देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है, कॉन्ट्रैक्ट्स में हमेशा क्या होता है कि फ्री कंसर्न होता है।
और अनसाउंड माइंड जो है वो बंदा नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। कोई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम उसे नहीं होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अमल दरामद ना कर सके, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट वो अपनी उस मेंटल हेल्थ में ही ना, उसे पता ही ना हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे कि माइनर्स के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसी तरीके से सेम इस शादी में मैंने आपको बताया। तो ये सेक्शंस भी वहां पे मौजूद है। और इसके अलावा जो हमारे पास है क्वेश्चन जो है, मैं पढ़ लेती हूँ। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको मजीद समझने के लिए कि अगर हम ये केस फाइट करना चाहें, तो ये क्वेश्चन आया है कि तो फिर हमें जरूरी है कि हम एक हिंदू लॉयर से भी मशवरा करें, क्योंकि उन्हें अपने मजहब के बारे में डेफिनेटली हमसे ज्यादा पता होगा। जैसे हम मुस्लिम्स हैं, हमें हमारे मजहब के बारे में ज्यादा पता है। इंडिया में जो कानून चलता है, जो मुस्लिम का कानून है, डेफिनेटली खुला वहां पे भी है। वहां पे जो मुस्लिम लोग हैं वो भी अपनी खुला लेते हैं, डिवोर्स होती है, उनकी भी मेंटेनेंस होती है। तो वहां पे कौन सा एक्ट चलता है? हमारा मुस्लिम एक्ट चलता है वहां पर। तो सेम यहाँ पर। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने एक तरीके से जो कहा गया कि हमें किसी हिंदू लॉयर से मशवरा ले लेना चाहिए, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। और बल्कि ऐसा ही क्यों, मैं तो ये कहती हूँ कि हमें बात करनी चाहिए एक पब्लिक से भी, जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, जो हमारे हिंदू कम्युनिटी भाई बहन है, उनसे भी हमें बात करनी चाहिए कि इस एक्ट के आने के बाद या इससे पहले उन्हें क्या क्या दुश्वारियां होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और आपकी दूसरी शादी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मजहब के हवाले से अगर आप खुद भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक एडवोकेट को, एक लॉयर को इतना नॉलेज रखनी चाहिए कि जिस टॉपिक पे वो बात कर रहा है या जो केस वो चला रहा है, जो सूट चला रहा है, जो, और बीइंग एन एडवोकेट तो आपको पता है हमारे पास हर तरीके की नॉलेज होती है और होनी भी चाहिए। चाहे वो किसी भी रिलीजन का एक्ट हो, हमारा एक्ट हो, या किसी भी क्रिमिनल साइड का हो, या कोई फैमिली हो, या कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो, हर चीज में उसे ओके होना चाहिए। और ये थोड़ा मुश्किल होता है। डॉलर अमाउंट के बारे में यहाँ से मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या हिंदुओं में डॉलर अमाउंट दिया जाता है या नहीं। देखें, इस एक्ट में ये जरूर बताया गया है कि जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उनके हवाले से अगर लिखी गई थी, गिफ्ट हुई थी, तो वो तो उन्हें मिलेंगी। या अगर उनका कोई, हाँ, जो जो जहेज होता है, जो जहेज दिया जाता है, उसकी वो प्रॉपर्टी, अगर वो जहेज वो वापस लेना चाहे तो वो भी ले सकती हैं। लेकिन इस एक्ट में कहीं भी ऐसा तो जिक्र जो है यहाँ पे मैंने नहीं पढ़ा है हक महर के हवाले से, लेकिन प्रॉपर्टी के हवाले से इस सेक्शन को बताया गया है कि वहां पर अगर टर्मिनेशन ऑफ आपकी मैरिज होती है तो डेफिनेटली आपने जो जहेज जो लड़की ने दिया है वो उसका राइट है और वो उसको वापस मिलेगा। और अगर कोई प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दी गई थी, सेम ऐसे ही जैसे हमें अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट हो जाती है, तो वो गिफ्ट जो है डेफिनेटली वो फिर लड़की का ही हो जाता है। कि अगर वो लड़के की तरफ से अगर कोई सामान आ रहा है लड़की का है, तो उस पर तमाम हक इख्तियार जो है वो लड़की का ही होता है, नहीं दुल्हन का होता है। तो सेम अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी लिख दी गई है तो वो उस लेडी की होगी, जो जहेज है वो भी, और जो मेंटेनेंस के हवाले से बात की गई है वो। इसके अलावा जो आप मैरिज सर्टिफिकेट अगर देखते हैं तो उसके अंदर आप मैरिज सर्टिफिकेट से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि वहां पे डॉलर अमाउंट लिखा है या नहीं लिखा। तो ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैरिज सर्टिफिकेट शेयर कर दिया है, उसको आप देख लें। अगर वहां पे मैरिज सर्टिफिकेट में डॉलर अमाउंट लिखा है तो ये एक तरीके से आपके लिए एक वर्क भी है मेरी तरफ से कि आप थोड़ा सा उसको सर्च करें। और फिर जो है वो लाजमी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जरूर इस पे बात करेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने अपना होमवर्क ठीक से किया है या नहीं, क्या हिंदुओं में डॉलर अमाउंट होता है या नहीं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, और आपका आंसर, जो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, वो मौजूद है उस मैरिज सर्टिफिकेट में, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। लेकिन अगर आप रिसर्च करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप रिसर्च कीजिए। रिसर्च से आपकी जो नॉलेज है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होता है। अगर आप हिंदू रिलीजन को पढ़ेंगे या थोड़ा बहुत अगर आप उस रिलीजन के बारे में जानते होंगे, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो हिंदू जो मजहब है उसमें एक से ज्यादा शादी अलाउ है, एक से ज्यादा बीवियां रख सकता है मर्द हिंदू मजहब में। लेकिन जो इंडिया में जो कानून है, जो 1955 का जो उनका हिंदू मैरिज एक्ट है, वो कानून में सजा है दूसरी वाइफ रखने की। एक वाइफ आपके पास है और आप दूसरी शादी करते हैं तो उनके कानून में सजा है, पर उनके मजहब में अलाउ है। तो अगर आप उन्हें मजहब को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द
लॉ कि जो उन्होंने बनाया है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1955 का जो एक्ट है वहां से थोड़े बहुत चीजें जो है वो वहां से हमने ली है। तो उसके तहत तो ये लिखा है कि सेक्शन में कहा जा रहा है कि आप दूसरी शादी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वाइफ जो है वो माँ नहीं बन सकती, या उन्हें कोई डिजीज है, या वो कोई मेडिकली अनफिट है, तो फिर दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक वाइफ है और बच्चे भी हैं, आप फिर आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, तो फिर उसमें वो शादी अलाउ नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। बट अकॉर्डिंग टू द रिलीजन वो रख सकते हैं, एक से ज्यादा बीवियां उनकी हो सकती हैं। तो अगर आप उनके मजहब को थोड़ा सा स्टडी करेंगे शादी पर, तो आपको अंदाजा होगा कि इस मजहब के हवाले से डिफरेंट है। लेकिन जो हमारा एक्ट है हम इससे बात कर रहे हैं, तो इस कानून में जो है ये चीज बताई गई है कि कौन सा पॉइंट है जिस पर वो दूसरी शादी कर सकता है। और अगर वो दूसरी शादी करता है, डेफिनेटली एक बीवी है उसकी और वो दूसरी शादी फिर भी कर रहा है, तो उसके लिए क्या पॉइंट्स होने चाहिए। अदरवाइज जो वाइफ है वो डेफिनेटली जुडिशियल सेपरेशन का सूट फाइल कर सकती है। इस पॉइंट पर वो शादी को जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी मजहब तो अगर ये देखेंगे एक से ज्यादा तो वो रख रहे हैं, लेकिन कानून के मुताबिक कि अगर एक शादी पे दूसरी शादी होती है तो पहली शादी को दूसरी शादी को वॉइड माना जाएगा, या पहली शादी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। पहली बीवी को डिवोर्स दिए बगैर दूसरी शादी अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ नहीं हो सकती। इट्स लीगल ओनली कि वो लॉ के हवाले से नहीं हो सकती, बट अकॉर्डिंग टू रिलीजन अगर देखा जाए तो वो हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको विडो का बताया, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर शौहर जो है वो 2 साल तक दूर है और उसका कोई पता नहीं है, या उसकी वफात हो गई है, तो डेफिनेटली वो टर्मिनेट हो जाएगी शादी ऑटोमेटिकली। ओके, केपीके से हमारे पास जो मौजूद है स्टूडेंट, उनका कहना ये है कि मैं इसका पीडीएफ जो है वो मेरे पास बिल्कुल पीडीएफ है। कुछ रिसर्चेस भी हैं, क्योंकि आपको लेक्चर देने के लिए मुझे काफी रिसर्च करना पड़ता है, काफी ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, ताकि आप लोगों की जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से आंसर कर सकूं। और जो आज तक मैं वैसे होमवर्क देती नहीं हूँ, पर आज मैंने फर्स्ट टाइम आपको एक होमवर्क दिया कि डॉगर अमाउंट पे हम अगर बात करें, तो आप इसको डेफिनेटली सर्च कीजिएगा। मेरे पास पीडीएफ मौजूद है, मैरिज सर्टिफिकेट में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप ग्रुप में हैं तो वहां देख लीजिए। अगर यहाँ शेयर हो सकता था तो मैं आइंदा से देखूंगी कि स्क्रीन शेयर हो सकती है, तो वो स्क्रीन शेयर करके भी मैं दिखा सकती हूँ। पीडीएफ मेरे पास मौजूद है, मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगी, और उसमें भी आप उन सेक्शंस को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो केपीके जो मुझसे जो सवाल किया स्टूडेंट ने, वो केपीके से है। तो केपीके में मैं आपको बता दूं कि केपीके में 2018 ये हिंदू मैरिज एक्ट नहीं होता एप्लीकेबल। वहां पे जो आपको मैरिज एक्ट चाहिए वो 2017 का चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट 2017 जो है उसको अब आप पढ़िएगा, वो वहां पे अप्लाई होता है, और उसके तकरीबन 53 सेक्शंस हैं। वो एक्ट बड़ा है, आप उसे पढ़ेंगे तो तमाम चीजें यही उस एक्ट में लिखी गई हैं जो मैंने आपको यहाँ से बताई हैं। कुछ और ज्यादा एलोबरेट किया गया है, क्योंकि 3 जो है सूबों पर वो एप्लीकेबल है, तो उसमें 2-4 चीजें ज्यादा बताई हुई हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आया, मैं देख लेती हूँ। जी हाँ, यही सेम चीज मैंने आपको बताई कि 2 सालों से अगर हस्बैंड दूर है या वाइफ दूर है, या वो उनकी डेथ हो जाती है, पता नहीं लगता। जैसे कि अगर मुस्लिम्स में देखा जाए कि 7 साल तक अगर हस्बैंड का कोई पता नहीं है, तो डेफिनेटली डिवोर्स हो जाएगी। या 7 सालों तक जो है लेडी जो है वो इस तरह तो नहीं रह सकती। तो यहाँ इस एक्ट में जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो 2018 और 2017 दोनों में ये बताया गया है कि अगर 2 साल तक हिंदू हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं है, और वाइफ 2 साल से उसका वेट कर रही है, और 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं और वो नहीं आता, और ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया, तो भी ये टर्मिनेशन जो है, ये जो मैरिज है, ये टर्मिनेट हो सकती है, और वो लेडी दोबारा शादी कर सकती है वो जहां चाहे। इसी तरीके से जो मर्द हजरात हैं वो भी दूसरी शादी दोबारा कर सकते हैं अपनी वाइफ की डेथ के बाद या वाइफ के डिवोर्स के बाद। तो सेम डिवोर्स के बाद तो दोनों में से कोई भी शादी कर सकता है। या अगर डेथ हो जाती है किसी एक पार्टनर की, तो भी उन लोगों को अलाउ है कि वो शादी कर सकते हैं। मैम मेरा एक सवाल है मेंटेनेंस के हवाले से। जी जी। अच्छा मैम, जैसे हम मुसलमानों में होता है कि आफ्टर डाइवोर्स जो है वाइफ को 3 महीनों तक जो
इद्दत पीरियड होता है उसमें मेंटेन करना होता है हस्बैंड ने, या अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो विडो शुड बी मेंटेन फॉर 4 मंथ्स। तो हिंदू मैरिज एक्ट के हवाले से इसमें या वैसे हिंदू लॉ में कब तक वाइफ जो है मेंटेनेंस सीख कर सकती है इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज? मेंटेनेंस के हवाले से जो मैंने आपको सेक्शन बताया था वहां पे सिर्फ एक ही चीज का जिक्र है। जब मैं ये पीडीएफ भी आपको आपको कर दूंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर अगर रेस्पोंडेंट, मैंने आपको बताया था कि वाइफ है और वहां पर टर्मिनेशन की बात आती है, तो जब टर्मिनेशन ऑफ मैरिज की बात आती है तो डेफिनेटली वहां पर बात आती है मेंटेनेंस की। तो वाइफ जो है वो सीख करेगी मेंटेनेंस के, मैं इतनी परेशानियों में अपनी लाइफ नहीं गुजार सकती आफ्टर द सेपरेशन बिकॉज आई एम डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड। तो मेरी जो मेंटेनेंस है वो मुझे दी जाए तो तकरीबन 6 मंथ्स तक जो है ये मेंटेनेंस दी जाएगी। इसको मजीद जो है आप जब एक्ट भी पढ़ लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वहां पे जो कोर्ट है वो अलाउ कर देती है। अब हमारे यहाँ तो देखें, डिवोर्स में वो जो इद्दत का होता है ना, तो वो इद्दत पीरियड का खर्चा होता है जो लेडी लेती है ना आफ्टर डिवोर्स, वो इद्दत पीरियड का खर्चा है। लेकिन हमारे यहाँ मेंटेनेंस क्या होता है कि डिवोर्स में के बाद तो डेफिनेटली मेंटेनेंस नहीं रहती है, डिवोर्स से पहले मेंटेनेंस होती है। तो यहाँ की जो मेंटेनेंस होती है कि अगर वो डिवोर्स दे रहे हैं तो हमारा इद्दत पीरियड का खर्चा वो 3 महीने, वो तो हमारे इस्लाम ने बयान किया। उनके कानून में क्या बयान है 1955 को अगर आप पढ़ेंगे ना, देखिए मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप जो है इंडियन एक्ट, जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 को आप पढ़ेंगे, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस जो है उसमें से आंसर्स आपको वो क्लियर हो जाएंगे। वो 55 में 17, 18, 16, 17, 18 सेक्शन जो है वो बड़ा क्लियरली इस चीज को बताता है कि मेंटेनेंस जो है लेडी की किस हद तक दी जानी चाहिए। 6 मंथ्स तक जो है वो डिवोर्स के बाद वो, अगर बच्चों की मेंटेनेंस है तो वो डेफिनेटली उसी वैसे ही चलेगी कि जब तक बच्चे जो है लड़की जो है वो हमारे यहाँ है कि शादी तक, तो वो मेंटेनेंस आप देखिए हमेशा चलती रहेगी जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, इस काबिल नहीं हो जाते कि कमा सके। लेकिन जो वाइफ का इशू आता है वो सिर्फ उतनी मेंटेनेंस, उतना फाइनेंशियल इशू होता है कि अगर वो वाइफ उस पर डिपेंड करती है अपने हस्बैंड पर, तो वो उसको प्रॉब्लम ना हो उतने टाइम पीरियड तक जब तक वो खुद को रिकवर करती है। तो ये भी चीज जो है उस सेक्शन में आपको क्लियर हो जाएगी। 1955 का अगर आप एक्ट पढ़ेंगे जो कि इंडिया में एप्लीकेबल है, इस चीज को ज्यादा आपको ज्यादा क्लियर कर सकेगा, क्योंकि उनका एक्ट जो है वो काफी बड़ा है और डेफिनेटली वहां पे अक्सरियती हिंदुओं की है। हमारे पास तो सेकंड नंबर पे बड़े माइनॉरिटीज में सबसे ज्यादा जो है हमारे पास हिंदूज मौजूद हैं, इनकी जो अकलियत है वो दूसरे नंबर पे आती है। तो इसमें जो मेंटेनेंस का है वो जिक्र सिर्फ 6 महीने का है, वो भी अपोज कर सकती है वाइफ, और उस टाइम भी ड्यूरिंग द टर्मिनेशन ऑफ मैरिज वो जज को ये कह सकती है। तो जज अगर ऑनरेबल जज अगर सेटिस्फाई होते हैं और वो ये चीजें देख लेते हैं, एडिक्वेट चीजें डॉक्यूमेंट्स, जिस तरीके से आपका देखें पूरा मैटर चल रहा है, ट्रायल चलता है और जजेस जो है वो सेटिस्फाई हो रहे होते हैं कि, तो उस हवाले से ये कर सकते हैं। मैम हाँ, क्या, इसमें अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या इंडियन वाला लॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान में एप्लीकेबल होगा? जिस तरह से हेलो अगर हमारे यहाँ इसकी बात हेलो, नहीं। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल। नो यू आर नॉट ऑडिबल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जिस तरह से आपने बात बताई कि इंडियन वाला जो है, पाकिस्तान वाला थोड़ा, सिंध वाला थोड़ा जो है ना, इसमें साइलेंट बहुत चीज़ें हैं। जिस तरह से इद्दत वाला पीरियड और डावरी वाला पीरियड जो है ना कहीं बताया नहीं जा रहा है। तो क्या हम लोग इंडियन वाला अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान में एज अ जुडिशरी पर्पज वगैरह के हिसाब से? अकॉर्डिंग टू देयर टर्मिनेशन एक हद तक वो चीज चल रही है, लेकिन उसमें मेंटेनेंस का बताया जा रहा है ना, डेफिनेटली आप वो बात तो कर सकते हैं कोर्ट में कि जो मेंटेनेंस है इनके रिलीजन के मुताबिक इतना ही दिया जाना चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे जो हमारे नॉन मुस्लिम जो भाई बहन अगर मौजूद हैं, तो इस चीज में सबसे ज्यादा मैं ये कहती हूँ कि वो भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि उनके मजहब से रिलेटेड है। मिस्टर प्रदीप कुमार को तो मैं देख ही रही हूँ, और भी अगर लोग मौजूद हैं तो वो भी बता सकते हैं कि उनके मजहब के मुताबिक मेंटेनेंस जो है आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ देयर मैरिज, यानी कि अगर अगर उनकी सेपरेशन हो जाती है
तो मेंटेनेंस कितने मंथ्स तक का होता है? तो ये आप क्वेश्चन यहाँ भी क्लियर कर सकते हैं क्या? हमारे कोई भाई बहन ऐसे हैं जो इस चीज को मजीद एलोबरेट कर सके? मैम जिस तरह से हमारे यहाँ क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो उस पे हमारे यहाँ बहुत से जिस तरह से शेयर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया गया है। कर्स्पेशन का मतलब मीन्स उसमें ये होता है कि अक्सर जो है ना फैमिलीज में से मेंबर्स को जो है ना राइट दिया जाता है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल मेरा दादाजी है, दादाजी ने मुझे जो है ना राइट की दे दिया कि इसका बंदा, इसके बाद ये बंदा जो है ना इन्फोर्सेबल होगा। इसके बेसिस पर जो है ना हमें राइट दिया जाता है जिस तरह से प्रॉपर्टीज वगैरह के हिसाब से। इस पे ये नहीं होता कि मोस्टली जो है ना गर्ल्स को ये प्रॉब्लम्स होती है कि हमें राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो जो है ना इस पे भी जो है ना लॉ साइलेंट है हमारे यहाँ। तो ये मिस्टर प्रदीप कुमार, आपकी आवाज इतनी ज्यादा कट रही है, मैं 60 जन्म में भी नहीं सुन पाऊंगी। मैम मैम थोड़ा सा आवाज का मसला है, आई थिंक इंटरनेट वगैरह का थोड़ा सा इशू है, मैं नहीं समझ। अब बिल्कुल सही है। नहीं, मेंटेनेंस के हवाले से सिर्फ एक चीज क्लियर कर दें ताकि बाकी सबको भी क्लियर हो जाए कि मेंटेनेंस कितने मंथ तक दिया जाता है। जैसे मुसलमानों में जो है वो तलाक के बाद 3 महीने तक इद्दत का खर्चा जो है वो हस्बैंड पे होता है, तो आपके यहाँ क्या होता है? मैम ये हमारे यहाँ होता है कि शादी के बाद जितना बंदे के पास पर्सपेक्टिव होता है ना वो ही देते हैं। हमारे यहाँ तो कस्टमरी प्रैक्टिस पे ज्यादा फॉलो चल रहा है, उस पे ऐसा लॉस वगैरह के हिसाब से नहीं फॉलो अप हो रहा है। हमारे यहाँ तो इतना हुआ है कि मैरिज रजिस्टर भी नहीं हुई है, मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ है। तो अब आपको मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड करवानी चाहिए, क्योंकि 2018 में देखें जैसे ही एक्ट बना, सबसे ज्यादा खुशी की बात ये थी कि जो पहली इंटरकास्ट हिंदू मैरिज थी वो मीरपुर खास में रजिस्टर्ड हुए थे, और उन्होंने शादी के बाद अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड भी करवाया। और काफी हद तक मैं ये चाहूंगी कि मैं थोड़े इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकूं इस हवाले से और शेयर भी कर सकूं चैनल पे कि आफ्टर दिस एक्ट उन्हें क्या फायदा हुआ है, जो हमारे हिंदू भाई बहन है उनको क्या फायदा हुआ है इस शादी में या रजिस्ट्रेशन के बाद अगर मेंटेनेंस है, या वो टर्मिनेशन के लिए अगर फैमिली कोर्ट में जाते हैं तो उन्हें कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा फिर भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो, या अगर ये एक्ट नहीं था तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? क्या सिक्योरिटीज जो हमारे कानून में जो इस एक्ट में बताई गई हैं क्या वो टोटली उन्हें मिल रही हैं या नहीं? या सिर्फ ये एक एक्ट तक, जैसे हमारे दूसरे एक्ट है माजरत के साथ, बहुत जो है हमारी कानूनी किताबें जो है वो कानून की किताबों में ही होकर रह गई हैं, उस पर नहीं नहीं इम्प्लीमेंट मैम, नहीं? इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। जिस तरह से हमारे यहाँ कल भी एक केस हुआ है जिसपे सेपरेशन ऑफ पावर्स का, सेपरेशन ऑफ डिवोर्स का, डिवोर्स के बेसिस पर उन्होंने जो है ना एक फैसला लिया है कि कोर्ट वगैरह की अथॉरिटी पे उन्होंने लड़के को जो है ना बोल दिया कि लड़का जो है अनएथिकल है, लड़का जो है इसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो इसको छोड़ सके। उन्होंने कोर्ट में जो है उन्होंने अप्लाई किया है सेपरेशन ऑफ पावर, उन्होंने नोटिस वगैरह दिए हुए हैं। अभी अभी का ये केस है रिसेंटली, इसके बेसिस लेकिन पर आई अगर थिंक। आपके सेक्शन 11 में तमाम पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी ऐसा है तो उस पर टर्मिनेशन लाजमी हो सकती है, उस पर ऐसा नहीं होगा कि जो डिवोर्स जो है वो मना कर दे ऑनरेबल कोर्ट, हरगिज ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 11 जो है एक्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर टर्मिनेशन ऑफ मैरिज के लिए आपने जाना है, दोनों में से कोई भी जा सकता है, तो ये दोनों के लिए है। अच्छा, सेम कॉन्जुगल राइट्स में जैसे कि हमारे मुस्लिम फैमिली एक्ट 1964 में भी ये मौजूद है, हमारे इस्लाम में भी है कि कॉन्जुगल राइट जो है हक ज़ौजियत के लिए, दोनों में फरीकीन में से कोई भी जा सकता है कोर्ट में। तो अगर वाइफ हस्बैंड के साथ नहीं रह रही, अपने घर चली गई है, या हस्बैंड वाइफ के साथ नहीं है, दोनों में से अगर कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, साथ नहीं रहना चाहते, तो वो कॉन्जुगल राइट्स का भी जो है इसमें जिक्र है इस एक्ट में कि वो कॉन्जुगल राइट, अगर कॉन्जुगल राइट की डिग्री भी पास हो जाती है और उसके बावजूद लेडी जो फीमेल हिंदू है वो हस्बैंड के पास नहीं आती, या हस्बैंड जो है वो वाइफ के पास नहीं आता और उस डिग्री को 1 साल हो जाता है, तो भी टर्मिनेशन ऑफ मैरिज हो सकती है, क्योंकि यही माना जाएगा कि दोनों सेपरेट रह रहे हैं, तो वो दोनों एक साथ रहना ही नहीं चाहते, उस बेसिस पर भी जो है वो टर्मिनेशन ऑफ मैरिज हो सकती है। तो ये पॉइंट भी जो है वो लेकर जा सकते हैं। तो सेक्शन 11 में जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से अगर पॉइंट भी ऐसा है तो उस पर जो है टर्मिनेशन ऑफ मैरिज हो सकती है, और उसे कानून जो है वो मना नहीं कर सकता। मैम हमारे यहाँ ये तो बहुत प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी क्या कहेगी, व्हाट विल बी सोसाइटी कि ये बहुत से मसला हमारे यहाँ पूरे हम लोग वो हैदराबाद फिर में। हमारे डिफरेंट आ जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ मैंने आपको बताया। ये बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। समझ मैम।
ठीक है, प्रदीप कुमार का जो है वो इंटरनेट जो है वो बहुत ज्यादा स्लो है, इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई बहन है, आप मजीद उनके साथ बैठ के, जो लॉयर्स भी हैं, हम में जो एडवोकेट्स हैं, उनके साथ आप बैठकर भी इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो इस एक्ट में कौन कौन सी चीजें नहीं है, जो साइलेंट हैं, उन पर भी हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो इस एक्ट के तहत जो है हमें जितना जानना था वो हम जान चुके हैं। इस एक्ट में जो 27 सेक्शन है उसमें तमाम चीजों को मैं कंक्लूजन में डिस्कस कर चुकी हूँ। आगे अगर कोई ऐसी चीज है, जो क्वेश्चन है जो इस एक्ट में साइलेंट है, उस चीज को हम आगे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। और आगे भी जो हम है इस पे लेक्चर रख सकते हैं, ताकि मजीद इस पे डिस्कस करके आप लोगों के जितने भी कंफ्यूजन है उसको भी मैं खत्म कर सकूं। और डेफिनेटली हम हर स्टेप पे सीखते हैं। अगर मैं भी और मजीद रिसर्च करूंगी, मजीद पढ़ूंगी, उस 1955 के एक्ट को भी पढ़ूंगी, साथ साथ रिलीजन जो हमें थोड़ा बहुत पता है हिंदुइज्म के बारे में, उससे भी अगर इसे रिलेट किया जाएगा और रिसर्च होगी, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है वो इजीली आंसर कर पाएंगे। लेकिन इस एक्ट के हवाले से, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही ये था कि हिंदू मैरिज एक्ट 2018 पे हमने बात करनी थी सिंध के हवाले से, तो जो एक्ट में मौजूद थी चीजें वो इस एक्ट में सिर्फ इतनी ही लिखी गई हैं। बाकी जो है हम रिसर्च करके दोबारा एक सेशन रख लेंगे और उस सेशन में इसको मजीद क्लियर कर देंगे। इस एक्ट के साथ साथ इस एक्ट से हटकर जो हिंदू रिलीजन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। 1955 को भी जो हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी चीजें। तो 1955 में अगर आप चाहें तो सेक्शन 16, सेक्शन 17 और 18 को भी स्टडी कर सकते हैं। उनके आर्टिकल्स हैं, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगा मेंटेनेंस के हवाले से। बाकी मैं खुद आपको फिर इस पे मजीद एक लेक्चर दे सकती हूँ। इस एक्ट से के साथ साथ जितना इस एक्ट में मौजूद था वो मैंने आपको बता दिया। इस एक्ट में जो चीजें नहीं है उसको हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे किसी और लेक्चर में। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। कोई और भी चीजें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और जो पीडीएफ है, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको शेयर कर दूं। वहां आप देख सकते हैं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहां पे आप ये मैरिज सर्टिफिकेट का देख सकते हैं। काइंडली आप मैरिज को अपने प्लीज 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 रजिस्टर्ड लाजमी करवाएं, ताकि आपकी सिक्योरिटी हो, आपको बहुत सारी चीजों से जो है इसमें सेफ्टी फील होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो पाकिस्तान मच मैम। जिंदाबाद। हाउ विल वी कनेक्ट थ्रू सोशल मीडिया? हम लोग किस तरह